कोरोना पैंडेमिक के बाद दुनिया ने सीखा कि किसी भी नए वायरस को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। अंटार्कटिका जा रहे एक क्रूज शिप पर हुई रहस्यमयी मौतों के बाद अब हंता वायरस ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस वायरस की सबसे बड़ी चिंता इसकी हाई डेथ रेट है, जो 35 से 50% तक बताई जा रही है, और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या इलाज उपलब्ध नहीं है। मामले के तार क्योंकि भारत से भी जुड़े, भारत के क्रू मेंबर वहां पर थे, 2 भारतीय। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हंता वायरस के खतरे के तार भारत से भी जुड़ रहे हैं क्या? हालांकि अभी विशेषज्ञ दूर दूर तक इस तरह के खतरे को नकार रहे हैं, लेकिन जो कोविड काल हमने देखा और जिस तरह से तमाम जो उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं, उनसे कहीं बड़ा खतरा ये निकल कर आया कोविड का। उससे अब हंता वायरस के आने के बाद से भी यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसको किसी भी सूरत में नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। इसीलिए आज हम हंता वायरस पर चर्चा करेंगे। ये जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसका खतरा हम पर कितना है, क्या जद में है भारत, इसकी निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इसका पूरा विस्तार से लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे छोटी सी रिपोर्ट के बाद। कोरोना महामारी के बाद अब एक और वायरस ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस वायरस का नाम है हंता वायरस। हंता वायरस किसी एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि ये वायरसों के एक पूरे परिवार का नाम है। WHO के मुताबिक इस परिवार में 20 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं। इसका नाम दक्षिण कोरिया की एक नदी के नाम पर रखा गया है। ये वायरस आमतौर पर चूहों और गिलहरी जैसे कुतरने वाले जानवरों के सूखे मलमूत्र और लार के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब इन जानवरों का संक्रमित मल मूत्र हवा में मिल जाता है और इंसान उसे सांस के जरिए अंदर ले लेता है। इसका एक खास स्ट्रेन है एंडीज वायरस, जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। WHO के मुताबिक ये फ्लू की तरह छींकने या खांसने से नहीं फैलता। इसके लिए संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब और लंबे समय तक साथ रहना जरूरी होता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। MV होंडियस नामक क्रूज शिप पर अब तक 11 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जहाज पर 2 भारतीय नागरिक भी सवार थे, लेकिन स्पेन स्थित भारतीय दूतावास ने साफ किया है कि दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है। भारतीय राजदूत स्पेनिश अधिकारियों और दोनों क्रू मेंबर्स के साथ लगातार संपर्क में है। ये वायरस 2 गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। पहली हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसकी मृत्यु दर 20 से 40% तक है। दूसरी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी HFRS, जो किडनी पर हमला करती है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग तक करा सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर साल 1.5 लाख मामले सामने आते हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा अकेले चीन के होते हैं। अमेरिका में साल 1993 से 2023 के बीच 890 मामले दर्ज हुए। इस वायरस की सबसे बड़ी मुश्किल है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी संक्रमण होने के बाद लक्षण दिखने में 1 से 8 हफ्ते का वक्त लग सकता है। शुरुआत होती है थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द से। इसके बाद सिर दर्द, चक्कर, कपकपी और पेट की तकलीफें आ सकती हैं, और अगर सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाए तो ये इमरजेंसी का संकेत है। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अभी तक इस वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। हालांकि चीन और दक्षिण कोरिया के कुछ लोकल स्ट्रेन्स के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। गंभीर मरीजों को ICU में ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन और डायलिसिस तक की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। घर और आसपास चूहों से दूरी रखें, उनके मलमूत्र के संपर्क में आने से बचें और यात्रा के दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। WHO ने इसे अभी बड़े प्रकोप की शुरुआत नहीं माना है, लेकिन साथ ही ये भी चेताया है कि आने वाले हफ्तों में नए मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना ने सिखाया था कि वायरस को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। हंता वायरस फिलहाल भारत के लिए सीधा खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता और जागरूकता ही वो 2 हथियार हैं जो किसी भी वायरस को हमसे दूर रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगाखेडकर सर जुड़ रहे हैं, पूर्व हेड DECD ICMR। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गंगाखेडकर हमारे शो पे आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्निल खड़के, हेड हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल। डॉक्टर खड़के, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी NIHFW की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग आपका भी मैम हमारे शो पे। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर सर, भारत के लिए इसमें क्या कुछ चिंताएं उभर करके सामने आती हैं? जो कनेक्शन है सीधा सीधा जो 2 भारतीयों का है,
उनके बारे में तो वहाँ की एम्बेसीज लगातार बयान दे रही हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, हेल्दी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या किस तरह की सतर्कता या ओवरऑल आप हंटा वायरस के इस आउटब्रेक को किस तरह से देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, हम जब ये रोडेंट्स की बात करते हैं, चूहों की बात करते हैं, तो वो तो अपने देश में काफी हुआ करते हैं। लोगों का संपर्क में आना ये कॉमन होता है उनके मलमूत्र के साथ में। तो इस हालत में जो भी हमारे यहाँ इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी वजह से होने वाले केसेस, इसकी संख्या बहुत कम है जिनको ये रीनल सिंड्रोम जो होता है, आप HFRS बोले हैं, वो अभी तक ना तकरीबन 3 एक स्टडीज हो चुके हैं अपने देश में। उसमें एक चीज पाई गई कि हम लोगों के पास ना तकरीबन 10% लोगों के शरीर के अंदर ना इसके खिलाफ एंटीबॉडीज होते हैं। इसका मायना एक्सपोजर हमारे यहाँ होता है, लेकिन उसकी वजह से बीमारी से किसी इंसान को वो HFRS हुआ, वो गुजर गया, उनकी संख्या बहुत ही कम है, एक आध दूसरी है। तो इस हालत में हमने डरना ये जरूरी है क्या? बिल्कुल डरना जरूरी नहीं है। हमको एक समझना है कि ये जो रोडेंट्स होते हैं ये सारे देशों में होते हैं। हमारे यहाँ के जो रोडेंट्स हैं उनके अंदर का विषाणु जो है, ये विषाणु उतने तेजी से फैलता नहीं। हमारे यहाँ जो HFRS होता है, ये सारे एशिया के रीजन में HFRS दिखाई देता है। उसकी वजह से मृत्यु होने का डर 1 से 5% तक तकरीबन पाया जाता है, लेकिन ये भी स्टडीज इनकी संख्या, ये मरीजों की कम होने की वजह से उतना रोबस्ट है ऐसे हम समझ नहीं सकते हैं। तो एंडीज का जो वायरस है वो अकेला इस किस्म का वायरस है जो इंसान से इंसान को फैलता है। अपने देश का वायरस अभी भी ये पाया नहीं गया कि वो इंसान से इंसान को फैलता है। ये देखते हुए हमको एक समझना है कि हमको तो उसके ऊपर निगरानी रखना है, लेकिन इसका मायना हमने डरने की कोई जरूरत है ऐसा नहीं है। ये क्या कोविड के वैसा ये पैंडेमिक के स्वरूप में आएगा, ऐसे कोई ट्रांसमिशन डायनामिक्स अभी दिखाई नहीं देते हैं। तो अलर्ट रहिए, सरकार भी अलर्ट है, वन हेल्थ का सर्वेलेंस चालू है। कोई भी इस किस्म के मामले दिखे तो उसके ऊपर देखने के लिए सरकार तो सतर्क है। एब्सोल्युटली सर, और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नेशन वाइड एपिडेमोलॉजिकल डेटा अभी इस बारे में उपलब्ध नहीं है। खासतौर से इंडिया में जो कंफर्म्ड ह्यूमन हंटा वायरस केसेस हैं बड़े रेयर, आई मीन उस पर भी स्टडीज़ अभी चल रही हैं, बहुत सारी बातें तो लिमिटेड है। लेकिन जैसा आपने बताया कि ये रोडेंट्स का काफ़ी प्रेवलेंस हम देखते हैं, थोड़ा सा रोडेंट इन्फेस्टेशन फ्यूचर रिस्क बढ़ा सकते हैं हमारे देश में, इसलिए हमें सतर्क रहना बड़ा ज़रूरी है। ख़ासतौर से मानसून सीज़न में जिस तरह से हम देखते हैं कि फ्लडिंग के बाद रोडेंट्स घरों में घुस जाते हैं, स्टोरेज एरियाज़ में घुस जाते हैं, वहाँ पर वायरस एक्सपोजर का खतरा रह सकता है। इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है, लेकिन डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। डॉक्टर खड़के, आपकी नज़र में क्योंकि अभी भारत में तो कोई ऐसी चिंता है नहीं सर, लेकिन इसके बावजूद इस वायरस के बारे में बताएं, ये किस तरह से अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, ताकि एक आम आदमी की कम से कम जानकारी इस बारे में बढ़ सके। यस दीपक साहब, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच टू जी बिजनेस टीम। सो बेसिकली हंटा वायरस जो है, जैसे सर ने कहा, जो रोडेंट्स होते हैं मतलब चूहे या फिर गिलहरियां, उनमें पाया जाता है, और उनका मलमूत्र के साथ अगर कोई कॉन्टेमिनेटेड एयर या फिर कॉन्टेमिनेट होता है तो उसके साथ वो ह्यूमन बॉडी में जाता है। तो उसमें सबसे पहले ना फ्लू के सिम्टम्स आते हैं। फ्लू के सिम्टम्स मतलब जैसे बुखार आता है, वीकनेस आता है, भूख कम हो जाती है, कभी कभी उल्टी वगैरह वो भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर इससे भी आगे बढ़ता है, अगर खराब वाला इन्फेक्शन है, मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स में चला गया, तो सांस लेने का तकलीफ या फिर वेंटिलेटर लग जाना, अगर किडनी को परेशानी है तो फिर डायलिसिस वगैरह की जरूरत पड़ना, जिसका हानिकारक इफेक्ट हार्ट और ब्रेन पे भी हो सकता है। सो ओवरऑल वायरस है तो पूरे बॉडी में जाएगा और रोग प्रतिकारक शक्ति कम कराएगा। रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की वजह से बाकी सब कॉम्प्लिकेशन या फिर जान का खतरा बढ़ सकता है। भाई वायरस जो है ना, जो इंसान टू इंसान नहीं फैल रहा है, ये डेफिनेटली राइट है, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें बस हाइजीन मेंटेन करना है, और जो भी मलमूत्र है वो सब एकदम डिसइंफेक्टेंट वगैरह यूज करके हमें साफ करना चाहिए। वायरस जो है हंटा वायरस, जो कि वायरस होने के कारण वो फर्स्ट तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके बाद किडनी में या फिर इन जनरल इम्यूनिटी, बस उस पे ही कांटेक्ट उसमें अटैक करेगा, इतना ही है। बहुत ज्यादा इसमें डरने का जरूरत नहीं है। और राइट सर, तो ये बुनियादी जानकारी डॉक्टर खड़के ने बड़ी अच्छे तरीके से दी। डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, अब थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पर, हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी बहुत बड़ी पैनिक की बात नहीं है, बट आईसीएमआर ने भी और इनसे जुड़े हुए रिसर्चर्स और दूसरी संस्थानों से जुड़े हुए रिसर्चर्स ने लगातार रॉडेंट बॉर्न डिजीजेस पर सर्विलांस स्टडीज़ की ज़रूरत बताई है। तो इस तरह के जब आउटब्रेक्स होते हैं तो पॉलिसी लेवल पर हमें किस तरह की रिसर्चेस, स्टडीज़ और सरकार की तवज्जो की ज़रूरत होती है मैम? थैंक यू मिस्टर डोवाल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये भी कहूंगी डॉक्टर गंगा खेडकर ने भी इस पर काफी प्रकाश डाला, परंतु आप केसेस की अगर सीक्वेंस देखेंगे, बेसिकली केस 1, केस 2, केस 3, जैसे कि ये एक दूसरे के संपर्क में आए, और क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट था, जिन्होंने शिप, जो पहला केस है उन्होंने बोर्ड किया शिप को 1 अप्रैल को, 6 अप्रैल को उनको सिम्टम्स डेवलप हुए और उन्होंने बेसिकली उनको 11 अप्रैल को शिप से अनबोर्ड कर दिया गया। दूसरा केस जो फीमेल था वो क्लोज कांटेक्ट था। अब आप कहते हैं कि पॉलिसी लेवल पे ये बिल्कुल क्लियरली उभर के आया कि बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय रोडेंट्स एंड उनके मल मूत्र के द्वारा, उनकी सेक्रेशंस के क्लोज कांटेक्ट में आने के द्वारा। इसमें 2 हमारे भारतीय नागरिक भी थे जिनमें बेसिकली उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, परंतु पॉलिसी लेवल पे हमने 165 लेबोरेटरीज को सर्वेलेंस के लिए कहा है ताकि देश में हम क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर सके। हमारे कुछ केसेस साउथ ऑफ इंडिया में पहले हुए हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि रोडेंट्स हर जगह हैं, परंतु ज्यादा किस जगह पे है, जहां पे गंदगी है, जहां पे सफाई नहीं है और जहां पे हम बहुत कैजुअल तरीके से सफाई करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलिसी लेवल पे मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस करना तो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जो कि हमें करना चाहिए, बट सेकेंड इम्पॉर्टेंट ये कि डे टू डे लाइफ में हम रोडेंट से जो इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि रोडेंट्स की सेक्रीशन पड़ी है, हाथ से उठा के फेंक दिया बिना ग्लव्स पहने, बिना उसकी देखभाल किए हुए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी रोजमर्रा की भी घर में सफाई रखनी है, लोगों में जानकारी का जरूर बिल्कुल अच्छी तरह से उनको जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में ये क्लोज्ड इन्वायरमेंट और जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो वेंटिलेशन वगैरह की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आवश्यकता है। तो पॉलिसी लेवल पे हमें मॉनिटरिंग करना है, सर्वेलेंस करना है, परंतु जानकारी का अभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसी एग्जाम्पल से ले तो लोग क्लोज कांटेक्ट में थे, इसीलिए एंड फर्स्ट जो केस जिसने बोर्ड किया था शिप, वो पहले ही 3 महीने ट्रैवल करके आया था अर्जेंटीना में, चिली में, उरुग्वे में, एंड फिर उसको लक्षण जो है 6 अप्रैल को है, उसके बाद में अनबोर्ड किया उसने 11 अप्रैल को। सो बेसिकली जो था उसको हम प्रोबेबल केस मान के चले, तो उसके संपर्क में जितने भी केस आते गए, अब तक 11 केसेस हमें मिले जिसमें से बेसिकली 3 डेथ्स भी हो चुके हैं। तो मॉनिटर करने की बहुत जरूरी है, परंतु हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज का, तो हर जगह हमें क्लोजली सर्वेलेंस करना है, परंतु घबराना बिल्कुल नहीं है। हम इसको कोविड से ना कंपेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। और जो मैम ने बहुत अच्छे से बताया, देखिए भारत में क्यों थोड़ा सा सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इस केस को अगर आप देखेंगे तो ये जो बर्ड वॉचिंग के लिए ये जो कपल निकला था, ये उसाहिया अर्जेंटीना का जो इलाका है वहाँ पर उतरा था, और वहाँ पर बहुत बड़ा गार्बेज डंप था जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, और वहाँ पर ये गार्बेज डंप के आसपास जो हैं ये बर्ड वॉचिंग कर रहे थे, तो संभवतः वहाँ इनका फर्स्ट एक्सपोजर हुआ। अब ये जो कूड़े के ढेर हैं ये तो हिंदुस्तान में जगह जगह हैं, कई सोसाइटीज़ के आसपास हैं, इनफैक्ट बहुत सारे तो सिटीज़न जो क्लब्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके लोग
बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हैं कि भाई हमारे आसपास से आप इन गार्बेज डंप्स को हटाइए। तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ भारत में भी बन सकती हैं? सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर रमन गंगा खेडकर सर, ये जो गार्बेज डंप्स, क्योंकि इस केस में उसका सिरा वहीं जुड़ता है जो लैंडफिल एक्सपोजर अर्जेंटीना में जो हुआ इस कपल का, और हमारे यहाँ तो जगह जगह गार्बेज डंप्स दिखते हैं, ओपन लैंडफिल्स दिखती हैं, मिक्स्ड वेस्ट साइट्स दिखती हैं, और वहाँ पर परिंदों का, पक्षियों का, बर्ड्स का, रोडेंट्स का और ह्यूमन का एक बड़ा डेंजरस ओवरलैप बनता है सर। लैंडफिल पर बर्ड्स, फिर स्ट्रे एनिमल्स, फिर रोडेंट्स सब एक साथ रहते हैं। तो क्या ऐस जगह जगह ये जो कूड़े के ढेर हैं, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं या बना सकते हैं सर भारत में, जो कि पैथोजन को सर्कुलेट करने के लिए आइडियल माना जाए? वो तो देखिए वो जो लैंडफिल का जो एरिया होता है ना, वो तो सबको मालूम है, वहां तो साफ सुथरा रहना मुश्किल है वो एरिया में। तो इकोसिस्टम में वो तो इशू है, उसको कैसे संभाले, लैंडफिल्स दूर रखे गांव से, जहां लोग रहते हैं उस जगह पे ना रहे, ये तो कोशिश सरकार भरसक करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं एक बोलूंगा, हमारे दिमाग में से हमने इसका डर छोड़ना है। सबसे बड़ी बात हंटा वायरस से ज्यादा मैं अगर किसी बीमारी को डरता हूँ ये रोडेंट्स के बरसात के मौसम में के, तो वो है लेप्टोस्पायरोसिस। ये लेप्टोस्पायरा वो भी उसके पेशाब में से होता है। हमारे यहाँ जब हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ ये HFRS इतना कॉमन नहीं है ना, हमारे यहाँ तो HPS तो दिखा नहीं है, तो हमने इन चीजों से इतना डरना नहीं है। लेकिन बरसात के मौसम में अगर किसी इंसान को, ये तो आप देखेंगे तो बम्बई में इवन परेल के एरिया में आपको लेप्टोस्पायरा के केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी एक्सपोजर तो होता है, लेकिन शायद ऐसे लगता है कि ज्यादातर हैंटा वायरस के जो बीमारी होती है वो इतनी माइल्ड होती है कि उसकी वजह से हमको वो ज्यादा नजर नहीं आता है। तो ये लैंडफिल्स, गंदगी, उसके नजदीक जितना कोशिश करे, हमने तो जाना नहीं है, संभल के रहना है। और सरकार भी कोशिश करती है कि लैंडफिल का एरिया गांव से दूर रहे। बट एक बड़ा वैसा ग्रुप है डॉक्टर खड़के सर, जो हमारे वेस्ट पिकर्स हैं या जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये इनको तो वहाँ पर सर लगातार जाना पड़ता है, और तो क्या ये एक हाई रिस्क ग्रुप बन सकते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि प्रॉपर प्रोटेक्शन की कमी के बिना भी जो वेस्ट पिकर्स हैं या सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये इन लैंडफिल्स में या ओपन वेस्ट डंप्स में चले जाते हैं। तो क्या वहाँ पर एक्स्ट्रा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है सर? आवश्यकता तो है, मतलब उपाय तो काफी सरल है। एक्सपोजर तो होने वाला है, तो रूटीन मास्क यूज करना है, ग्लोव्स यूज करना है, और ये सब जो काम कर रहे हैं, तभी वो जहाँ पे जरूरी है वहां पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव करके फिर वो साफ सफाई करना है, नहीं तो वो एयर में चला जाएगा और वैसे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसका उपाय तो बहुत सरल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड बड़ा चीज कुछ भी नहीं करना है। हाइजीन मेंटेन करना है अच्छे से, और अननेसेसरी पैनिक से बचना है। मेरे साइड से तो मैं उतना ही बोल सकता हूँ। एब्सोल्युटली सर। सुनीला गर्ग मैम, अब हमारे पॉलिसीज किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल वेस्ट सिस्टम हमारे देश में बड़ा चैलेंज है। अब भले ही जैसे सर बता रहे हैं कि सिर्फ हंता वायरस ही क्यों, इस तरह के ओपन लैंडफिल्स में जो दूसरी जूनोटिक डिजीजेज होती हैं, लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया से होने वाले लेप्टोस्पायरोसिस का जिक्र भी किया सर ने। मुंबई और आसपास हम देखते हैं कि बरसात के बाद जो है इस तरह की बीमारियां और इन्फेक्शन हम बहुत देखते हैं। तो क्या एक पॉलिसी पे थोड़ा सा और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता अब आन पड़ी है मैम इस तरह के इंसिडेंसेस के बाद? देखिए, पहले हम बेसिकली स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा अब हम जब करने लगे हैं, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ये सब चीजें शामिल होती है। और जैसे कि आपने बताया डंप्स, शुरू में ये हमारी डंपिंग से शुरू होती है, बाद में जितना भी कूड़ा करकट है वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के
अंडर में आना चाहिए कि कोई भी आपको इस तरीके का दिख रहा है तो पहली बात तो हम उसको उतना बड़ा होने ना दें और उसकी इमीडिएटली केयर होनी चाहिए। परंतु जो लोग जैसे कि आपने बताया वहां जाते हैं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से वो प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स का प्रयोग करें, और ये नहीं कि हाथ से ही आप लेके और अब वहां पे कूड़े करकट का वो जो है उससे डील करें। बट इम्पॉर्टेंट ये कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो आपके घर में भी कूड़ा उठाने आते हैं, आसपास चूहे घूम रहे होते हैं वगैरह, तो ये जितने भी सफाई से रिलेटेड कर्मचारी हैं, पॉलिसी लेवल पे तो बेसिकली पॉलिसी बन जाएगी कि हमें स्वच्छता रखनी है, कूड़े के ढेरों को इकट्ठा नहीं होने देना, घर में किस तरह की सफाई होनी चाहिए। परंतु इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा जो है अभी भी वीक है, जिस पे हमें जोर देना है। और इस दिशा में हमारा स्वच्छ भारत अभियान अगर मैक्रो से हम माइक्रो लेवल पे लेके जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु कोई भी लक्षण अगर किसी को होता है, चाहे वो डायरिया वगैरह, डिसेंट्री से लेके सांस की बीमारी से लेके, क्योंकि अल्टीमेटली डेंजरस ये कि हिमोरेजिक सिंड्रोम से हम डरते हैं, निमोनिया से हम डरते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें और मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि ऑलरेडी पॉलिसी लेवल पे एग्जिस्ट करता है। परंतु इम्प्लीमेंटेशन होना उसका बहुत जरूरी है। पॉलिसी तो होगी बट इट हैज टू ट्रांसलेट इनटू एक्शन। एब्सोल्युटली। डॉक्टर खड़के आपके पास आ रहा हूं सर। अब भारत में हम ये देख रहे हैं, ये वाला केस ये बताता है कि कैसे एक रॉडेंट का मल या मूत्र यानी कि उनकी ड्रॉपिंग्स जो हैं कैसे एक बड़े हेल्थ हैजार्ड में तब्दील हो सकती है। लेकिन हमारे आम घरों में, दफ्तरों में, दुकानों में, गोडाउन्स में हम देखते हैं हमारे चारों तरफ चूहे हैं, रॉडेंट्स हैं, और उनकी ड्रॉपिंग को हम सिर्फ छोटी मोटी गंदगी मान लेते हैं। तो क्या सर हमें अब एक्स्ट्रा सतर्क होने की आवश्यकता है साफ सफाई को लेकर? हमारे आसपास जो चूहे वगैरह हैं उनकी मौजूदगी को लेकर क्या हमें एक्स्ट्रा सतर्कता बरतनी चाहिए सर? डॉक्टर खड़के, सतर्क रहना बहुत अच्छी बात है। मतलब साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जो है सिर्फ उनका काम नहीं है, ये सब हम नागरिकों का काम है, हर किसी का काम है। अपने आजू बाजू सब साफ सफाई रखना है और उसके साथ साथ अगर ये रोडेंट जैसे कि चूहे है ये नहीं होने देना है। तो जैसे हम अभी खाना कहीं पे रख रहे हैं तो सील टाइट में रखना चाहिए। अभी मानसून आने वाला है, क्या बारिश होने वाली है, उससे पहले जो भी गंदगी हो सकती है उससे पहले अगर कुछ काम कर सकते हैं तो वो रखना है। और ये जो ड्रॉपिंग्स है जो कि अगर हम साफ करते हैं, जो कि ड्राई ड्रॉपिंग्स है, ड्राई मलमूत्र है या फिर ड्राई हो चुका है जो हवा में इजीली फैल सकता है, उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करके फिर ही हम उसे साफ करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा सतर्कता तो जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो फिर मास्क यूज करना बहुत अच्छी चीज है। मतलब हवा में अगर कोई कॉन्टेमिनेशन है तो वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां का जो भी साफ सफाई का जो जिम्मा है वो सिर्फ वो काम करने वाले लोगों का नहीं है। जो मतलब साफ सफाई करने वाले कर्मचारी है सिर्फ उनका नहीं, जो हम हर किसी का वो जिम्मेदारी है कि अपना जितना कम से कम हो सके कचरा जमा हो, जिसके और पर्टिकुलरली फूड रिलेटेड, मतलब जो फूड रिलेटेड आइटम्स है जिसमें ज्यादा ये रोडेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ पे ज्यादा रोडेंट्स आ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, उसका हमें बस ध्यान रखना है। आई थिंक इतना सतर्कता बहुत जरूरी है। दैट इज अ बेसिक थिंग। एब्सोल्युटली। और थोड़ा सा रैशनल होकर के मैं थोड़ा सा रमन गंगा खेड़कर सर, थोड़ा सा ये भी देखिए, रॉडेंट डिजीज कैरियर्स हो सकते हैं आप लोग से जो मुझको समझने में मिल रहा है, और साइंस लोकेशन नहीं देखता है। हिंदुस्तान में लोग लोकेशन काफ़ी देखते हैं, मतलब आम घरों में चूहा है तो फिर ठीक है, लेकिन मंदिरों में उनके आसपास चूहा तो उसको फिर थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पर किसी की आस्था पर कोई प्रश्न नहीं है, सबकी आस्था उनका नितांत निजी विषय है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन साइंस लोकेशन नहीं देखता सर। मार्केट, वेयर हाउस, गार्बेज डंप या रिलीजियस प्लेस कहीं पे भी हो, अनकंट्रोल्ड रॉडेंट पॉपुलेशन कितना बड़ा रिस्क हो सकता है सर? नहीं, अभी तक जितना मालूम है ना, जैसा मैंने आपको एक सही बोला कि मेरे को डर जो लगता है वो लेप्टोस्पायरा का बरसात के सीजन में कितने लोगों की मौत होती है, वो सादा लेप्टोस्पायरा की वजह से वो ऐसे ही चलते जाते हैं पानी में और उसमें मलमूत्र का जो संपर्क आता है उससे होती है। अब क्या बाकी और कोई ऐसे विषाणु है या जंतु है कि जिसकी वजह से खतरनाक बीमारी हो सकती है?
अभी तक तो अपने यहाँ इतना खतरनाक लेप्टोस्पायरा के आगे मुझे तो पता नहीं है। हैंटा वायरस से कुछ होगा ऐसा मुझे अभी तक तो लगता नहीं है, लेकिन हमने सतर्क रहना है, खुद को अवॉइड करना है ऐसे एक्सपोजर से। ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। मुझे लगता है जो आपने ये बहुत छोटी बात कही सर, ये बहुत बड़ा संदेश लेकर के जाती है कि हंटा वायरस का जो हॉन्ट है ना, पूरा हॉन्ट करके रखा हुआ है पूरी दुनिया को, वहाँ तक तो बात बहुत बाद में आएगी और भारत में दूर दूर तक उसका अभी तक कोई ऐसा मेजर आउटब्रेक की कोई आशंका या संभावना नहीं दिखती। जो ज़रूरत है वो जो सर कह रहे हैं ना, लेप्टोस्पायरोसिस जैसी छोटी छोटी बीमारियां जो हर बरसात के बाद न जाने कितने लोगों की जान ले लेती हैं, वो भी ऐसी ही जूनोटिक डिजीज़ है जो इसी तरह के ड्रॉपिंग से जुड़ी हुई है रॉडेंट्स की। हम कम से कम उन पर तो ध्यान दें। अब हंटा आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, लेकिन जो हमारे सामने छोटी छोटी हाइजीन के इश्यूज़ के कारण, मैनेजमेंट के इश्यूज़ के कारण जो हमारे सामने संकट ऑलरेडी हमारे समाज के बीच में है, कम से कम उस पर भी तो ध्यान दें। इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, डॉक्टर स्वप्निल खड़के, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।